ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 948 और 900 बराबर है क्या, 948 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। एवं प्राप्ते ब्रूमहे, बराबर बताया ना 5 नंबर। तो एवं प्राप्ते ब्रूमहे, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 10 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है समानाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि वाज शनि शाखा के अंतर्गत जो शांडिल्य विद्या आती है वही इस अधिकरण का विचार विषय है। और उस वाज शनि शाखा के अंतर्गत अग्नि रहस्य ब्राह्मण में भी उल्लेख है इस शांडिल्य विद्या का, और आगे बृहदारण्यक में भी उल्लेख है शांडिल्य विद्या का। ये दोनों जगह की शांडिल्य ऋषि के द्वारा प्रणीत या शांडिल्य ऋषि के द्वारा जिसका साक्षात्कार किया गया है, प्रत्यक्ष जिनको हुआ है, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुई यह शांडिल्य विद्या। तो अग्नि रहस्य ब्राह्मण में और बृहदारण्यक में 2 जगह जिसका उल्लेख है, तो दोनों जगह की शांडिल्य विद्या एक है या भिन्न भिन्न है, ये हुआ था संशय। जबकि पूर्व पक्ष ने अपनी बात कही कि बहुत दूरवर्ती दोनों का पाठ होने के कारण ये दोनों जगह की शांडिल्य विद्या एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। ऐसा पूर्व पक्ष ने अपनी बात, अपना मनोगत बता दिया। अब उसका निराकरण करने के लिए सिद्धांत पक्ष आ रहा है, एवं प्राप्ते ब्रूमहे। इस प्रकार से पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब हम बोलते हैं, सिद्धांती कहते हैं। तो ये जो पंक्ति है एवं प्राप्ते, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक, और अब सूत्र के माध्यम से उत्तर देना है, अतः सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले देख लेते हैं, उसके बाद उस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है समान एवं चा भेदात्, समान एवं चा भेदात् 3:3:19। चलिए इस सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर पूर्वत्र प्राप्त आचमनानुवादेन, प्राप्त आचमनानुवादेन अनग्नता चिंतनम, अनग्नता चिंतनम विधेयम, विधेयम इति उक्तम, इति उक्तम पूर्ण विराम। इह तु वाक्ययोः कस्य विधित्वम्, कस्य विधित्वम् अर्धविराम, कस्य वा अनुवादत्वम्, कस्य वा अनुवादत्वम् इति अनिश्चयात्, इति अनिश्चयात् द्वयोः अपि विद्याविधित्वम् अस्तु, विद्याविधित्वम् अस्तु। अर्थात विद्याभेदः स्यात् इत्यर्थः, विद्याभेदः स्यात् इत्यर्थः पूर्ण विराम। इति आशंक्य
इति आशंक्य आह। हो गया। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर समान एवं चाभेदात 3-3-19 पदच्छेद समाने एवं च अभेदात। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर कंस में लिखिए यथा भिन्नासु शाखासु, यथा भिन्नासु शाखासु विद्येक्यम, विद्येक्यम गुणोपसंहारश्च भवति, गुणोपसंहारश्च भवति। आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। फिर आगे प्रतीक है एवं, एवं बराबर तथा, तथा अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक समाने च बराबर समानायाम, समानायाम कंस में लिखिए एकस्याम, कंस बंद, एकस्याम कंस बंद। आगे अपि शाखायाम, शाखायाम विद्येकत्वम, विद्येकत्वम गुणोपसंहारः च, गुणोपसंहारः च भवितुम अर्हति, भवितुम अर्हति पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह। आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक है अभेदात बराबर मनोमयत्वादि गुण विशिष्टस्य, मनोमयत्वादि, मनोमयत्वादि गुण विशिष्टस्य उपास्यस्य, उपास्यस्य उभयत्र अभिन्नत्वेन, उभयत्र अभिन्नत्वेन प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् पूर्ण विराम। किंच, किंच समान गुण पाठेन, समान गुण पाठेन विप्रकृष्ट देशस्थाम, विप्रकृष्ट देशस्थाम शांडिल्य विद्याम, शांडिल्य विद्याम प्रत्यभिज्ञाप्य, प्रत्यभिज्ञाप्य तस्य एव, तस्य एव ईशानत्वादि गुणः, ईशानत्वादि गुणः विधीयते, विधीयते इति अभिधानं युक्तं भवति, इति अभिधानं युक्तं भवति पूर्ण विराम। नीचे के पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर न च एवं पौनरुक्त्यम इति वाच्यम, न च एवं, न च एवं पौनरुक्त्यम इति वाच्यम पूर्ण विराम। आगे एकस्य
विद्या विधानार्थम एकस्य विद्या विधानार्थम अपरस्य च गुण विधानार्थम इति विभाग उपपत्तेः पूर्ण विराम। तस्मात् अग्निरहस्ये विहितां विद्याम् अनूद्य अग्निरहस्ये विहितां विद्याम् अनूद्य बृहदारण्यके सर्वेशानत्वादि गुण विधानात् सर्वेशानत्वादि गुण विधानात् उभयत्र शाण्डिल्य विद्या एका एव भवति इति सिद्धम्। हो गया। देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे पूर्वत्र प्राप्त आचमनानुवादेन, पूर्व अधिकरण में आचमन का अनुवाद करके प्राण के बारे में अनग्नता चिंतन विधेय है, यह बात बता दी। इति उक्तम। यह तो इस अधिकरण में इस सूत्र के संबंध में तो वाक्यो हो, दो वाक्य दो जगह पड़े हुए हैं, अग्निरहस्य ब्राह्मण में और बृहदारण्यक में। तो कस्य विदित्वम, उन दोनों में से कौन से वाक्य के द्वारा विधान किया गया है शाण्डिल्य विद्या का, और कस्य व अनुवादत्वम, और कौन अनुवाद कर रहा है। इति अनिश्चयात्, इस बात का निश्चय न होने के कारण द्वयोः अपि विद्या विदित्वम अस्तु। तो पूर्व पक्षी कहता है दोनों भी वाक्य विद्या का विधान करने के लिए ही है, ऐसा मान लो। किंतु एक ही विद्या का विधान दो वाक्य तो कर नहीं सकते। फिर अर्थ निकलता है कि यदि दोनों जगह के वाक्य विद्या का विधान कर रहे हैं तो वह वाक्य अलग विद्या का विधान कर रहा है और यह वाक्य अलग विद्या का विधान कर रहा है, अर्थात विद्या का भेद सिद्ध हो जाता है। तो अग्निरहस्य में बताई हुई विद्या शाण्डिल्य विद्या अलग है, और बृहदारण्यक में बताई हुई विद्या शाण्डिल्य विद्या कहिए चाहे दूसरी कहिए, किंतु उससे वो अलग है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक है। अब सिद्धांती उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया समान एवं चाभेदात। पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं कि एवं पद को लगाने के लिए पार्श्वभूमि दे रहे कौंस में, यथा भिन्नासु शाखासु विद्यैक्यम गुणोपसंहारश्च भवति। जिस प्रकार भिन्न भिन्न शाखा में बताई हुई विद्या भी कभी एक होती है, जैसे पीछे देख चुके पंचाग्नि विद्या वगैरह, प्राण विद्या। तो यथा भिन्नासु शाखासु विद्यैक्यम, और एक विद्या होने से गुणोपसंहार भवति। एवं मतलब तथा, उसी प्रकार भले शाखा एक हो तो उस एक शाखा में भी अलग अलग बताई हुई विद्या, अलग अलग जगह बताई हुई विद्या एक ही होना उचित है, ये सिद्धांती कह रहे। तथा समानेच, समानेच प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं समानायाम, मतलब एकास्याम अपनी शाखायाम, एक ही शाखा में विद्यैक्यम, दोनों जगह बताई हुई विद्या एक, और एक विद्या सिद्ध होती है तो गुणों का उपसंहार, गुणों का संग्रह, जहाँ जो गुण बताई नहीं है वहाँ के गुण इधर ले आ सकते। फिर तो विद्यैकत्वम गुणोपसंहार च भवितुम अर्हति। बोलेंगे क्यों, कुतः, तब हेतु दे रहे अभेदात। ठीक है।
तो कैसा भेद है दोनों जगह का वो बता रहे। तो मनोमयत्वादि गुण विशिष्टस्य उपास्यस्य उभयत्र अभिन्नत्वेन प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्। तो अग्निरहस्य ब्राह्मण में उपास्य के रूप में जिस तत्व को बताया है वह है कौन? मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट परमात्मा उपास्य है। ठीक है। और वही उसी प्रकार मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट परमात्मा उपास्य है बृहदारण्यक में भी। तो उपास्य दोनों जगह का एक हुआ, और दोनों जगहों का उपास्य एक है तो उसके संबंधी उपासना भी एक ही है, ये कह रहे। तो मनोमयत्वादि गुण विशिष्टस्य उपास्यस्य उभयत्र अभिन्नत्वेन, दोनों जगह वही एक ही होने के कारण प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, उनकी प्रतिविज्ञा होती है कि जिसको वहाँ बताया है उपास्य के रूप में, उसको यहाँ पर उसको ही उपास्य के रूप में बताया है, तो प्रतिविज्ञा होती है। ठीक, आगे इसका मतलब दोनों जगह की विद्या एक है फिर, क्योंकि उपास्य एक है तो उसकी उपासना भी एक। किंच समान गुण पाठेन विप्रकृष्ट देशस्ताम शांडिल्य विद्याम प्रतिविज्ञाप्य, है कि नहीं? समान गुण पाठेन, मनोमयत्वादि गुण उधर भी बताए हुए हैं अग्निरहस्य ब्राह्मण में, और मनोमयत्वादि गुण जो कि उपास्य के विशेषण हैं वे बृहदारण्यक में भी बताया है। तो उन समान गुण का पाठ होने से भले दूर दूर देश में दो वाक्य हो तो भी वह शांडिल्य विद्या, यह शांडिल्य विद्या दोनों एक ही है। इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा करके तस्य एव ईशानत्वादि गुण विधीयते, तस्य उपास्यस्य एव, वही उसी उपास्य के लिए जो उपास्य अग्निरहस्य ब्राह्मण में बताया है उसी उपास्य के लिए और गुण बताए जा रहे बृहदारण्यक आदि में। वो कौन है? ईशानत्वादि। तो तस्यैव ईशानत्वादि गुण विधीयते इति अभिधानम युक्तम भवति, कथन उचित हो जाता है फिर। ठीक, अब फिर पूर्व पक्षी कहेगा कि हमने दोष दिया था कि एक ही शाखा में एक ही विद्या दोबारा बताएंगे तो पौनरुक्ति दोष आएगी, उसका क्या करोगे? तब उसका उत्तर देना है। पंक्ति देखिए, न चैवं पौनरुक्तमिति वाच्यम, न कान्वय वाच्यम के साथ। एवं इस प्रकार पौनरुक्ति होगा ऐसा नहीं कहना चाहिए। इति वाच्यम न च वाच्यम। क्यों? एकस्य विद्या विधानार्थम अपरस्य गुण विधानार्थम। वो जो दो वाक्य है, एक जगह का वाक्य विद्या का विधान कर रहा है और एक जगह का वाक्य गुण का विधान कर रहा है। जैसे कल उदाहरण दिया था अग्निहोत्रम जो होती, दधना जो होती, तो अग्निहोत्रम जो होती इसमें अग्निहोत्र रूप कर्म का विधान है, और उसी कर्म का अनुवाद करके उसके लिए दधना जो होती इसके द्वारा गुण का विधान है, दधि रूप गुण का विधान है। न कि क्या दोनों जगह की कर्म, दोनों जगह का कर्म अलग अलग है, एक ही कर्म के लिए हो जाता है, एक जगह विधान एक जगह गुण। उसी प्रकार यहाँ पर भी एकस्य विद्या विधानार्थम अपरस्य च गुण विधानार्थम इति विभाग उपपत्ते है। इस प्रकार विभाग की क्या हो जाती है? उपपत्ति हो जाती है, सुसंगति हो जाती है। तस्मात्, कुल मिलाकर क्या अभिप्राय फिर सिद्धांतियों का बता रहे। तस्मात् अग्निरहस्य विहितां विद्याम अनुद्य बृहदारण्यके सर्वेशानत्वादि गुण विधानात् उभयत्र शांडिल्य विद्या एका एव इति सिद्ध। ठीक, तस्मात् इसलिए अग्निरहस्य ब्राह्मण में विहित प्रतिपादित जो विद्या है उसका अनुवाद करके बृहदारण्यक में सर्वेशानत्वादि, सर्वेशन सबका स्वामी, इस रूप से जो गुण है अधिक, जो कि अग्निरहस्य में नहीं बताया है, फिर वहाँ इधर बृहदारण्यक में बताया है उसी विद्या के प्रसंग में, तो गुण का विधान हो रहा है इधर। तो सर्वेशानत्वादि गुण विधानात्, गुणों का विधान होने के कारण उभयत्र दोनों जगह की शांडिल्य विद्या एका एव एक ही है इति सिद्ध हो गया जी। चलिए अब चलते आगे भाष्य में। एवं प्राप्ते ब्रूमहे, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब हम सिद्धांति बोलते हैं क्या?
यथा भिन्नासु शाखासु विद्यैकत्वं गुणोपसंहारश्च भवति एवं एकस्यामपि शाखायां भवितुम् अर्हति। अर्धविराम। क्यों? उपास्य अभेदात्, है कि नहीं? ये हेतु दिया पूर्ण विराम। तो देखो भाई अर्थ, तो यथा, अब ये जो पंक्ति चालू है यथा भिन्नासु इत्यादि, उस यथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। विद्यैके अपि विद्यैके अपि उक्त गुणोक्ति न वृथा कतिपय गुण विशिष्ट उपास्य अभेद प्रत्यभिज्ञानार्थत्वात्। कतिपय गुण विशिष्ट उपास्य अभेद प्रत्यभिज्ञानार्थत्वात् अतः उपास्य रूप अभेदात् भिन्न शाखायाम अपि विद्यैक्यम इति सिद्धांत सूत्रम योजयते यथा इति। ठीक है, देखो भैया विद्यैके भी उक्त गुणोक्ति न वृथा। दोनों जगह की विद्यैक मानने पर भी जो उक्त गुण है अर्थात मनोमयत्वादि जो गुण दोनों जगह बताया है, फिर एक जगह बताया तो दूसरी जगह बताना व्यर्थ है, ऐसा नहीं कह सकते, वो व्यर्थ नहीं है। तो विद्यैक्यापि उक्त गुणोक्ति न वृथा। क्यों? कतिपय गुण विशिष्ट उपास्य भेद प्रत्यभि ज्ञानार्थक। उन गुणों का जो दोबारा उच्चारण हुआ है एक ही विद्या के प्रसंग में, दो है कि नहीं, एक ही शाखा में दो जगह गुणों का उल्लेख हुआ है, वो व्यर्थ नहीं है। किस लिए? फिर उसका प्रयोजन क्या है? तब कर है उस शांडिल्य विद्या के जो कुछ गुण है जो कि दोनों जगह बताए, तो उन गुणों को लेकर वही उपास्य यहाँ है जो वहाँ बताया है। इस प्रकार की प्रतिविद्या होने के लिए उन गुणों का उपयोग है जो कि दोनों जगह समान रूप से बताया है, वही कह रहे हैं। तो कतिपय मतलब कुछ गुण विशिष्ट, गुणों से विशिष्ट जो उपास्य, तो उपास्य अभेद प्रतिविद्यानार्थत्वात्, उपास्य में अभेद है, इस प्रकार की प्रतिविद्या होने के लिए उन गुणों का उपयोग है। उन गुण समान गुण व्यर्थ नहीं है। अतः उपास्य अभेदात्, यदि दोनों जगह का उपास्य एक है तो भिन्न शाखायाम अपि विद्यैक्यम, तो भिन्न शाखा रहने पर भी एक विद्या मानी जाती है, उपास्य एक रहने पर। तब क्या बताना? एक ही शाखा में है कि नहीं, क्या शाखा भिन्न नहीं है, शाखा एक ही है बराबर, तो उसमें विद्या की एकता रहेगी, इस बात को कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों जगह का उपास्य यहाँ पर भी क्या है? अभिन्न है, एक ही है। तो वही कह रहे। अतः उपास्य भेदात् भिन्न शाखायाम अपि विद्यैक्यम इति सिद्धांत सूत्रम योजयति यथा इति। तो पंक्ति को देखिए, यथा भाष्य में, यथा भिन्नासु शाखासु विद्यैकत्वम गुणोपसंहारश्च भवति। जिस प्रकार उपास्य का भेद होने पर भिन्न भिन्न शाखा में विद्या बताई हो तो भी वह दोनों जगह की विद्या एक ही होती है, और गुण का उपसंहार भी होता है। वहाँ के गुण इधर भी समझे जाते हैं, उनका संग्रह किया जाता है,
तो गुणोपसंहारश्च भवति। एवं एकस्याम अपि शाखायाम, एवं सूत्र में आया ही है, और सूत्र में एक पद आया समाने, उसकी व्याख्या एकस्याम अपि शाखायाम, समान शाखा मतलब एक ही शाखा, तो भवति एवं एकस्याम अपि शाखायाम भवितुम अर्हति। तो जैसे भिन्न भिन्न शाखा होने पर भी उपास्य होने से विद्येकत्व जो हो जाता है, उसी प्रकार शाखा या तो एक ही है, एकस्याम अपि शाखायाम, एक शाखा में भी भवितुम अर्हति। क्यों? उपास्य अभेदात्, उपास्य का क्या है? अभेद है, इसलिए विद्या दो नहीं है, विद्या एक ही है। आगे तदेव हि ब्रह्म मनोमयत्वादि गुणकम उभयत्र अपि उपास्य उपास्यम अभिन्नम प्रत्यभिजानीमः। ठीक है, ये जो पंक्ति है इसके शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। शुरू के 2-3 शब्द छोड़कर मनोमयत्वादि गुणकम, फिर पीछे चलते हैं शुरू में तदेव ही ब्रह्म, आगे उभयत्र अपि, उभयत्र अपि एक शब्द छोड़कर आगे अभिन्नम, पीछे उपास्यम, आगे प्रत्यभिजानीमः। हो गया, देखो भैया, तो मनोमयत्वादि गुणकम, मनोमयत्वादि गुण है जिसके, और प्राण शरीरम इत्यादि भी कहा था भाव रूप, तो प्राण है शरीर जिसका वगैरह वगैरह, तो मनोमयत्वादि गुणकम तदेव ही ब्रह्म, वही ब्रह्म है कि नहीं, उपाधि के कारण मनोमयत्वादि गुण वाला हुआ है कि नहीं। तो ऐसा वो ब्रह्म क्या उभयत्रापि, दोनों भी जगह अभिन्नम, एक ही है, उपास्य एक ही है, अभिन्नम उपास्यम, एक ही उपास्य होने से प्रत्यभिजानीमः, वही है, इस प्रकार के हम लोग प्रत्यभिज्ञा कर लेते हैं। अतः उपास्य एक होने के कारण उपासना भी दोनों जगह की एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं। तो बोलेंगे दोनों जगह का उपास्य एक है, उपास्य एक है, तो कैसे क्या, जरा और समझाओ। तब कह रहे उपास्यम च रूपम विद्यायाः, ठीक है, थोड़ा अन्वय, च विद्यायाः रूपम उपास्यम, और ये तो पंक्ति है उपास्यम च, उपास्यम के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण, तदैक्य गम्यमाने अपि, तदैक्ये गम्यमाने अपि, तदैक्ये गम्यमाने अपि न विद्यैक्यम, न विद्यैक्यम अर्धविराम, तदैक्य हेतु अभावात्, तदैक्ये हेतु अभावात् इति आशंक्य, इति आशंक्य रूपाभेद, रूप अभेद हेतु इति आह, हेतु इति आह उपास्यम च इति। देखो भाई अर्थ, तो अभी अभी भाष्य के पीछे के पंक्ति में दोनों जगह का उपास्य एक है, इस बात को सिद्ध कर दिया। तब पुनः पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, क्या अवतरण में अभी जो लिख के दिया, तद ऐक्य गम्य मान्य, तद ऐक्य उपास्य ऐक्य, दोनों जगह का उपास्य एक है ऐसा ज्ञान होने पर भी, तदैक्य गम्यमान्यापि न विद्यैक्यम, हम मान लेते हैं इस बात को कि दोनों जगह का उपास्य एक ही है,
किंतु विद्या का अभेद नहीं मानेंगे। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। न विद्यैक्यम, कारण क्या भाऊ? क्यों तुम विद्या का एकता नहीं मानोगे? दोनों जगह उपास्य यदि एक है तो उसकी उपासना एक मानो ना, क्यों नहीं मानते हो? तो वो बोल रहा है आगे, तदैक्य हेतु अभावात, वो विद्या एक है इस सिद्ध करने के लिए आपके पास कोई हेतु नहीं है, हेतु अभावात। इसलिए उपास्य एक होने पर भी विद्या एक नहीं है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। इत्याशंक्य, तब करे रूपाभेद हेतु, सिद्धांति कह रहे, फिर उत्तर दे रहे हेतु ने ऐसी बात थोड़ी है, हेतु एक है। क्या हेतु एक है? रूप अभेद। बोलेंगे रूप का अभेद हेतु है, लेकिन वो रूप क्या चीज है वो तो हमको मालूम पड़ने दो कि जिसका अभेद होने से फिर विद्या एक हो जाएगी। तब रूप को बता रहे, रूप कौन है? तो उपासना का रूप क्या होता है, कौन होता है? तब करे उपास्यम च रूपम विद्याया, अन्वय किया ना, च विद्याया रूपम उपास्यम, विद्या का रूप, उपासना का रूप होता है कौन? उपास्य, वही रूप है, मुख्य है। और वो यदि एक है तो विद्या का भेद नहीं हो सकता। उसी बात को करे आगे के पंक्ति में, न च विद्यमाने रूपा भेदे विद्या भेदम अध्यवसातुम शक्नुमः। ठीक है, थोड़ा अन्वय करते पंक्ति का। च एक शब्द जोड़कर आगे, रूपा भेदे, रूपा भेदे माग पीछे, विद्यमाने, विद्यमाने आगे, विद्या भेदम अध्यवसातुम, वाक्य के आरंभ में न आया है, न अंतिम में, शक्नुमः हो गया ना, देखो च और रूपाभेदे विद्यमाने, अभी सिद्ध कर चुके कि दोनों जगह का उपास्य एक है और विद्या का रूप उपास्य है। तो इस प्रकार फिर उपास्य स्वरूप जो रूप विद्या का, उसमें यदि अभेद है तो विद्या का भेद नहीं हो सकता। पंक्ति देखिए, च रूपाभेदे विद्यमाने, रूप का अभेद है ऐसा विद्यमान स्थिति, ऐसा सिद्ध होने पर क्या? विद्या भेदम अवसातुम, विद्या का भेद है ऐसा निश्चय करने के लिए न शक्नुमः, संभव नहीं है। ठीक है ना, ये बात बता दी। क्यों? तो उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं शक्नुमः के ऊपर, प्रत्यभिज्ञा विरोधात इत्यर्थ। प्रत्यभिज्ञा विरोधात इत्यर्थ, ठीक, मतलब विद्या भेदम अध्यवसातुम न शक्नुमः, विद्या का भेद नहीं हो सकेगा। कारण क्या? यदि विद्या का भेद मानेंगे तो प्रत्यभिज्ञा विरोधात, प्रत्यभिज्ञा के साथ क्या होगा? विरोध होगा, अतः विद्या का भेद मान नहीं सकते हैं। ठीक, चलिए हो गया ना इतना। और ये जो हम लोगों ने अभी अभी पंक्ति पढ़ी ना, न च विद्यमाने रूपाभेदे, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा, क्या नहीं लिखा? लिख लीजिए छोटा सा, तस्य हेतुत्वम एव स्फुटयति, तस्य हेतुत्वम एव स्फुटयति न चेति। ठीक है, देखो भाई, पीछे की पंक्ति में पूर्व पक्ष ने कहा था कि उपास्य एक होने पर भी विद्या एक होनी चाहिए, कहीं जरूरत थोड़ी है। क्यों? कि विद्या एक होने में कोई हेतु नहीं है। तब उत्तर दिया था कि विद्या का रूप है उपास्य, ये हेतु है अभेद रूप है कि नहीं? रूप, विद्या का रूप कौन है? उपास्य, वही हेतु है यहाँ पर। किस बात के लिए? विद्या की एकत्व सिद्ध करने के लिए। अब विद्या का रूप जो है उपास्य, उसके कारण
कैसी एक विद्या सिद्ध हो जाएगी इस हेतु से इसी बात का स्पष्टीकरण किया है न च विद्यमानी इत्यादि पंक्ति से। तो रूप का अभेद, रूप मतलब उपास्य, क्योंकि विद्या का रूप कौन है? उपास्य। तो उसका अभेद होने पर रूपा अभेदे विद्यमाने, उसका अभेद विद्यमान होने पर विद्या भेदम अध्यवसातुम न शक्नुमः, विद्या का भेद है ऐसा निश्चय करने के लिए हम लोग समर्थ नहीं है। और यदि भेद सिद्ध करेंगे तो दिक्कत आएगी क्या? प्रतिविद्या विरोधा, प्रतिविद्या के साथ विरोध होगा। अतः दोनों जगह की विद्या एक है। तो दोनों जगह की विद्या एक क्यों है? दोनों जगह का रूप मतलब उपास्य एक है, हेतु दे दिया। ठीक, आगे चलिए। नापि विद्या अभेदे गुण व्यवस्थानम, है कि नहीं? अब विद्या का अभेद सिद्ध हुआ तो गुण का उपसंहार होगा, फिर उधर के गुण इधर, क्योंकि विद्या एक है। इसलिए गुण व्यवस्थानम न, नापी न है ना, तो वही। तो ये तो पंक्ति है नापी, नापी के पहले एक वाक्य विद्या के फलितम आह, विद्या के फलितम आह नापीति। विद्या एक है यह बात सिद्ध होने पर फलित बता रहे, फल क्या निकलता है तब दे रहे। नापि विद्या अभेदे गुण व्यवस्थानम, न कान्वय आगे, आगे मतलब गुण व्यवस्थानम के साथ। तो क्या अर्थ होगा? अपि और विद्या अभेदे, दोनों जगह की विद्या यदि एक है तो गुण व्यवस्थानम न, मतलब क्या? तो गुण का अनुपसंहार होगा ऐसी बात नहीं, किंतु गुण का उपसंहार होगा, संग्रह होगा, ये उसका मतलब है। तो ये जो शब्द है ना गुण व्यवस्थानम, उसका अर्थ लिख लीजिए। न क्या है, अन्वय क्या किया था वाक्य, भाष्य वाक्य में अपि विद्याभेदे न गुण व्यवस्थानम, ऐसा है ना, तो न गुण व्यवस्थानम इसका अर्थ लिखिए गुणानाम अनुपसंहारः न, गुणानाम अनुपसंहारः न, अर्धविराम, किंतु किंतु उपसंहारः एव भवति, उपसंहारः एव भवति। हो गया? देखो भाई, व्यवस्थानम मतलब क्या? अलग अलग गुण, वहाँ जितने गुण बताए हैं उतने गुण को लेकर वहाँ की उपासना, या जितने गुण बताए हैं इतने गुण को लेकर वहाँ की उपासना, इधर के गुण उधर नहीं, उधर के गुण उधर नहीं, इसको कहते हैं गुण व्यवस्थानम, अर्थात गुणों का अनुपसंहार। किंतु विद्या एक होने से इस प्रकार का गुणों का अनुपसंहार नहीं है, किंतु उपसंहार है, अर्थात संग्रह है। उधर के गुण अधिक गुण इधर ला सकते हैं, चाहे इधर के अधिक गुण उधर ले जा सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह की विद्या एक है। चलिए आगे। अब पुनः आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु पौनरुक्त्य प्रसंगात विद्या भेद अध्यवसितः, एक पूर्व पक्षी वाक्य। तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। क्या बोल रहा है पूर्व पक्षी? ननु पौनरुक्त्य प्रसंगात, यदि दोनों जगह की विद्या एक मानेंगे तो क्या होगा? पुनरुक्ति, क्योंकि एक ही शाखा है ना, और दोनों जगह की विद्या एक है तो पुनरुक्ति हो जाएगी। इसलिए हमने कहा था पुनरुक्ति दोष न आवे, इसलिए हमने क्या कहा था? विद्या का भेद है कि नहीं? और तुम तो कह रहे विद्या का भेद, सिद्धांति लोग, और विद्या का भेद कहोगे तो पुनरुक्ति दोष तुम्हारे गले में आकर पड़ेगा, उसका क्या करोगे? ऐसा पूछ रहा है पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। ननु पौनरुक्त्य प्रसंगात विद्या भेद, विद्या का भेद अध्यवसित निश्चित कर चुके हम लोग, तब उसको उत्तर दे रहे सिद्धांति न इति उच्यते। तो न इति उच्यते इसके ऊपर लिखिए समाधानम, और न के पहले एक छोटा वाक्य भी लिखेंगे अवतरण।
अर्थ भेद संभवात, अर्थ भेद संभवात न पौनरुक्त्यम इति आह, न पौनरुक्त्यम इति आह, न इति, ठीक है ना। तब कह रहे क्या, अर्थ भेद संभवात, अर्थात अर्थ का भेद है। यद्यपि दोनों जगह की विद्या एक ही है, एक ही शाखा है, तो पुनरुक्ति नहीं होगी। क्यों? अर्थ भेद संभवात, अर्थ का भेद है कि नहीं। अर्थ भेद संभवात न पुनरुक्ति, ये बात बताना है अभी। लेकिन वही अर्थ भेद, कौन अर्थ का भेद है कि जिसके कारण पुनरुक्ति का वारण किया जा रहा है, वो बता रहे आगे के पंक्ति में। पंक्ति देखिए, न इति उच्यते। सिद्धांती कहते हैं कि ऐसी शंका मत करो, क्योंकि पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हेतु दे रहे, अर्थ विभाग उपपत्ति है, हेतु दे दिया। उसका स्पष्टीकरण आगे की पंक्ति में हो रहा है। तो भी अर्थ विभाग उपपत्ति है, इसका एक शब्द में अर्थ लिख लीजिए। श्रुत्यो उद्देश्य भेद संभवात, उद्देश्य भेद संभवात, ठीक। चलिए भाई, तो श्रुत्यो मतलब दो श्रुतियां, अग्निरस से ब्राह्मण में पड़ी हुई, बृहदारण्यक में पड़ी हुई, तो उन दोनों श्रुतियों का उद्देश्य में भेद है, अर्थ का विभाग है। अर्थ का भेद है मतलब क्या? बताने में तो बताया जो बात है उसका उद्देश्य, बताने का उद्देश्य भिन्न भिन्न है। अतः विद्या एक होने पर भी क्या पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। वही कह रहे, अर्थ भेद को उपपत्ति, उद्देश्य का, दोनों श्रुतियों का उद्देश्य भिन्न भिन्न है। तो क्या है उद्देश्य? अग्निरस से ब्राह्मण में आई हुई श्रुति क्या कहती है, और बृहदारण्यक में आई हुई श्रुति क्या कहती है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या अर्थ का भेद है, जिसके कारण ये विद्या एक होने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। तब कह रहे, एकम ही आम्नानम विद्या विधानार्थम अपरम गुण विधानार्थम इति न किंचित न उपपद्यते। हो गया? देखो भाई एक एक बात। एकम ही आम्नानम, आम्नान श्रुति का पाठ एक जगह का है कि नहीं, कहाँ का? तो एकम इसके ऊपर लिखिए अग्नि रहस्यम। क्यों अग्नि रहस्य? अग्नि रहस्य ब्राह्मण में किया हुआ पाठ। आगे चलिए, एकम ही आम्नानम विद्या विधानार्थम, एक जगह का आम्नान, एक जगह का श्रुति का पाठ विद्या का विधान करने के लिए है। ऐसी ऐसी विद्या करो, विद्या करने के लिए बताना रूप जो विधि विधान उसके लिए है। विद्या विधानार्थम अपरम, और दूसरी जगह जो पाठ हुआ है वो किस लिए? गुण विधानार्थम। तो अपरम इस पर लिखिए बृहदारण्यकम, बृहदारण्यक पर, बृहदारण्यक में कहा हुआ अपरम गुण विधान, अपरम दूसरी जगह का जो पाठ है वह गुण विधानार्थम इति, ऐसा होने के कारण उद्देश्य भिन्न हुआ कि नहीं, दोनों जगह को उल्लेख किया। इसका मतलब व्यर्थ थोड़ी किया है, एक जगह विद्या का विधान है, एक जगह गुण का विधान है, दोनों जगह की विद्या एक है, पुनरुक्ति दोष भी नहीं। एक शाखा एक है, विद्या एक है, उल्लेख दो जगह है, किंतु पुनरुक्ति दोष नहीं, क्योंकि एक जगह विद्या का विधान, एक जगह गुण का विधान है। तो गुण विधानार्थम इति, ऐसा होने से, आगे की पंक्ति की इति न किंचित न उपन्नम, कैसा पढ़ेंगे? इति किंचित न उपपन्नम, न मतलब कुछ भी उपपन्न नहीं होता है ऐसी बात नहीं, अर्थात सब उपपन्न हो जाता है, सुसंगत हो जाता है। जो अभी बता दिया, क्या बताया? शाखा एक है, विद्या का उल्लेख दो जगह है, तो भी पुनरुक्ति दोष नहीं, क्योंकि एक जगह विद्या का विधान है, एक जगह गुण का विधान है, सभी संगति लग गई। ये बात आगे चलिए, हो गया ना इतना? ननो
एवं सती यद अपठितम अग्निरहस्य तदेव बृहदारण्य के पठितव्यम। ठीक, शंका कर रहा है पुनः पूर्व पक्षी। ननु, ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। और ननु के पहले एक वाक्य भी लिख लेते हैं, छोटा सा अवतरण। तुल्य गुणोक्ति वैयर्थ्यम, तुल्य गुणोक्ति वैयर्थ्यम उक्तम, वैयर्थ्यम उक्तम स्मारयति, स्मारयति ननु इति। ठीक है, मतलब तुल्य गुणोक्ति, दोनों जगह बहुत सारे गुण तुल्य समान भी बताए हैं मनोमयत्वादि, फिर वो क्यों बताया? यदि दोनों की जगह की विधेयक है तो, है कि नहीं? तो दो जगह बताना जरूरत है, ऐसा कहा था पूर्व पक्ष ने, उसका स्मरण करा रहा है। तुल्य गुणोक्ति वैयर्थ्यम उक्तम स्मारयति ननु इति। देखिए पंक्ति, ननु एवं सती, पंक्ति पढ़ता हूं फिर बाद में थोड़ा अन्वय। ननु एवं सती यद अपठितम अग्निरहस्ये तदेव बृहदारण्य के पठितव्यम स एष सर्वस्य ईशान इत्यादि यहाँ तक हुआ। अब पहले अन्वय। ननु एवं सती, एक शब्द छोड़कर आगे, अग्निरहस्ये, अग्निरहस्ये पीछे यद अपठितम, यद अपठितम आगे तदेव, तदेव बृहदारण्य के पठितव्यम। उदाहरण स एष सर्वस्य ईशान इत्यादि हो गया। देखो भाई अर्थ। ननु एवं सती, पूर्व पक्षी बोल रहा है एवं सती। एवं सती का मतलब क्या? एवं सती का अर्थ लिखिए, एवं सती बराबर अग्निरहस्ये, अग्निरहस्ये प्रधान विधि, प्रधान विधि बृहदारण्य के, बृहदारण्य के गुण विधि, गुण विधि इति एवं विभागे सति, इति एवं विभागे सति हो गया। देखो भाई अर्थ। तो अग्नि रहस्य में प्रधान विधि है, मुख्य विधि है, और बृहदारण्य में गुण की विधि है। ऐसा यदि विभाग आपने कर दिया है तो ननु एवं सति, ऐसी यदि स्थिति है तो क्या फिर अग्नि रहस्य है कि नहीं? यद अपठितम, जो अग्नि रहस्य में गुण बताए नहीं है, विद्या का विधान किया है, कुछ गुण बताया हो कोई बात नहीं, किंतु जो गुण बताए नहीं है वे ही गुण बताने चाहिए। किधर? बृहदारण्य में। जो उधर बताए नहीं वो इधर बताना चाहिए, है कि नहीं? जैसे उदाहरण, हाँ स एष सर्वस्य ईशान, ये अग्नि रहस्य में बताया नहीं है तो बृहदारण्य में बताया, तो उस प्रकार ही होना चाहिए। समान गुण क्यों फिर बताए कि जो अग्नि रहस्य में बताए हैं वही भी, वे गुण भी पुनः इधर भी पड़े हैं, ऐसा क्यों किया फिर? ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ननु एवं सती अग्नि रहस्य यद अपठितम तदेव, वही बृहदारण्य में पढ़ना चाहिए। जैसे उदाहरण, स एष सर्वस्य ईशान, ईशान मतलब स्वामी, वह सबका स्वामी है इत्यादि। अग्नि रहस्य में पढ़ा नहीं है तो उसको बृहदारण्य में पढ़ा है, बात ठीक है, किंतु बाकी के गुण मनोमयत्वादि जो कि अग्नि रहस्य में भी बताया है उनको पुनः बृहदारण्य में भी क्यों बताया? क्योंकि बृहदारण्य क्या है? गुण की विधि है ना, गुण बता रहा है।
और अग्नि रहस्य में विद्या का विधान है। फिर यहाँ वो गुण बताने चाहिए कि जो बताने के लिए बच गए, बता नहीं पाए वहाँ पर अग्नि रहस्य में, वे इधर बताना चाहिए। हाँ, तब तो मान लेते ये गुण विधि है, वो विद्या विधि है। किंतु बहुत सारे गुण वहाँ जो बताए वो पुनः यहाँ बताए, ये किस लिए? ऐसा अभिप्राय किसका? पूर्व पक्षी का इत्यादि आगे कर उसको स्पष्ट कर रहे हैं। यद्दु पठितम एवं मनोमय इत्यादि तन्न पठितव्यम, उसका स्पष्टीकरण किया। यद्दु जो गुण तो अग्नि रहस्य आदि में पठित है, कौन? मनोमयत्वादि, उनका यहाँ पाठ बृहदारण्यक में नहीं करना चाहिए। यद्दु पठितम एवं मनोमय इत्यादि तद न पठितव्यम, उनका यहाँ पाठ नहीं होना चाहिए। लग गया जी? अभिप्राय पूर्व पक्ष समझ में आया? आगे चलते फिर। नैषः दोषः, उत्तर दे रहे सिद्धांती। तो नैषः दोष इसके ऊपर लिखिए समाधानम। और ये जो पंक्ति है नैषः दोष, उसके पीछे अवतरण के रूप में एक वाक्य भी लिख लीजिए। प्रत्यभिज्ञा दार्ढ्यार्थम, प्रत्यभिज्ञा दार्ढ्यार्थम तुल्य गुणोक्ति, तुल्य गुणोक्ति अर्थवती, अर्थवती इति आह न इति नैषः दोष इति। ठीक है, देखो भाई, तब समान गुण जो बताए ना वो कोई व्यर्थ नहीं है। किस लिए? फिर प्रत्यभिज्ञा दार्ढ्यार्थम, वही उपास्य या है इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा दृढ़ होने के लिए। क्योंकि मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट वहाँ बताया उपास्य, वही मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट या बताया, तो प्रत्यभिज्ञा और दृढ़ हो जाती है। ठीक है ना? तो प्रत्यभिज्ञा दार्ढ्यार्थम तुल्य गुणोक्ति अर्थवती सार्थक हो जाती है। इस बात को बोल रहे हैं सिद्धांती नैषः दोष इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो न एषः दोष, क्यों? कैसे? तद्बलेन एव प्रदेशांतर पठित विद्या प्रत्यभिज्ञानात्, ये उत्तर दे दिया। तद्बलेन एव, जो मनोमयत्वादि गुण अग्नि रहस्य में बताए हैं वही गुण बृहदारण्यक में पुनः बताए हैं, तो उस दोबारा बताए हुए गुण के बल पर ही तद्बलेन एव, क्या? प्रदेशांतर पठित विद्या, अन्य प्रदेश में एक ही शाखा किंतु अन्य प्रदेश में पठित जो विद्या है वो विद्या और ये विद्या दोनों एक है, ऐसी प्रतिविद्या होती है। और उस प्रतिविद्या होने के लिए बहुत सारे गुण दोनों जगह भी बताए हैं, अतः वो दोनों जगह बताना कोई व्यर्थ बात नहीं है। तद्बलेन प्रदेशांतर पठित विद्या प्रत्यभिज्ञानात्, होगा इतना? आगे चलिए। समान गुण आम्नानेन ही विप्रकृष्ट देशाम शांडिल्य विद्याम प्रत्यभिज्ञाप्य तस्याम ईशानत्वादि उपदिश्यते। ठीक है ना? चलिए भाई, तो ये जो समान गुण इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य बहुत, तदेव स्फुटयति, तदेव स्फुटयते समान गुण इति। हो गया जी? देखो भाई यार, तो तो प्रतिविद्या दूर कैसी हो जाती है? फिर वो सब स्पष्ट कर रहे हैं। समान गुण आम्नानेन ही, समान गुण का श्रुति में कथन होने के कारण ही क्या? विप्रकृष्ट देशाम शांडिल्य विद्याम प्रत्यभिज्ञाप्य। विप्रकृष्ट देश मतलब दूर देश में, कहाँ पर? अग्नि रहस्य ब्राह्मण में बताई हुई कौन? शांडिल्य विद्या। विप्रकृष्ट देशा उसके ऊपर लिख कर रख सकते हैं अग्नि रहस्य। दूर देश में कौन सा दूर देश? अग्नि रहस्य ब्राह्मण।
देखिए देखिए भाई पुनः पंक्ति, समान गुण आम्नानेन ही, समान गुण का श्रुति के द्वारा कथन हुआ होने के कारण विप्रकुष्ठ देशाम, दूर देश में पठित, अग्निरहस्य ब्राह्मण में पठित शांडिल्य विद्या, उस शांडिल्य विद्या की प्रत्यभिज्ञाप्य, उसी की प्रत्यभिज्ञा करके वही जो अग्निरहस्य ब्राह्मण में बताई है वही यहाँ पर बृहदारण्यक में बताई जा रही है। इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा करके फिर तस्याम ईशानत्वादि उपदिश्यते, तस्याम, तस्याम उपासनायाम विद्यायाम है कि नहीं, उस विद्या में ही, उस शांडिल्य विद्या में ही फिर ईशानत्वादि गुणों का उपदेश किया जाता है। ठीक है ना, ये बात हो गई। आगे अब उसी को व्यतिरिक्त मुख से बता रहे, अन्यथा ही कथम तस्याम अयम गुण विधि ही अभिधीयते। अन्यथा, अन्यथा मतलब अन्यथा कौन बताएंगे अर्थ, अन्यथा ही कथम तस्याम अयम गुण विधि ही अभिधीयते। अन्यथा, अन्यथा, हाँ बराबर है, बोलते जाओ। अन्यथा मतलब दोनों जगह जो, मतलब एक दूर देश में पड़ी हुई जो विद्या है और इधर पड़ी हुई विद्या है, तात्पर्य अग्निरहस्य में बताई हुई और बृहदारण्यक में बताई हुई, इन दोनों में कुछ भी समान गुण यदि नहीं बताए रहते तब, समान गुण बताए इसलिए क्या हुआ, वही अविद्या प्रतिविद्या हो गई, फिर उसमें और गुण बताए जा रहे हैं। किंतु दोनों जगह कुछ भी समान गुण नहीं रहेंगे तो प्रतिविद्या ही नहीं हो पाएगी कि वही अविद्या है करके, और यदि प्रतिविद्या नहीं होगी तो उसमें और गुणों का विधान कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। अतः समान गुण बताना भी आवश्यक था, इसलिए श्रुति नहीं बता दिए है, और वो कोई दोष नहीं है। अन्यथा ही कथम तस्याम, तस्याम विद्यायाम, उसी कथम, हाँ, अन्यथा ही तस्याम विद्यायाम अयम गुण विधि ही कथम अभिधीयते। ये जो बाकी के गुण का विधान है उसका विधान कैसा कर पाएंगे, अर्थात नहीं कर पाते है कि नहीं, इसलिए दोनों जगह समान गुण बताया है। तो अयम गुण विधि, अयम गुण विधि के ऊपर लिखिए ईशानत्वादि गुण कथनम, ईशानत्वादि गुण कथनम, ईशानत्वादि गुण कथनम। ठीक है ना, हो गया। आगे चलिए, वो लग गया ना वाक्य। आगे अपि च अप्राप्तांश उपदेशेन अर्थवती वाक्ये संजाते प्राप्तांश परामर्शस्य नित्य अनुवादतया अपि उपपद्यमानत्वात् न तद्बलेन प्रत्यभिज्ञा उपेक्षितुम शक्यते। ठीक है जी, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लेंगे, फिर उसके बाद अर्थ शुरू से। अपि च, आप अप्राप्तांश उपदेशेन, एक शब्द छोड़कर आगे, वाक्ये पीछे, अर्थवती आगे, संजाते आगे सरल है। और ये जो पंक्ति चालू हुई है अपीच, तो अपीच के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, इतश्च, इतश्च तुल्य गुणोक्ति प्राप्ता, तुल्य गुणोक्ति प्राप्ता प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा न उपेक्षितव्या, न उपेक्षितव्या इति आह अपि च इति। अपि च इति हो गया। देखो भाई अर्थ, इतश्च मतलब और इस कारण से भी क्या, तुल्य गुणोक्ति प्राप्ता प्रत्यभिज्ञा,
तुल्य गुण समान गुण बताया है, उससे प्राप्त जो प्रतिविज्ञा वह न उपेक्षितव्या, इस कारण से भी उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। कौन कारण? वो दे रहे अपि च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है ना। तो पीछे क्या बताया? तो उन गुणों के कारण प्रतिविज्ञा हो रही है ना। अतः उस प्रतिविज्ञा की आवश्यकता भी है, तभी तो अन्य गुण का विधान कर पाएंगे। तो अन्य गुणों का विधान करने के लिए प्रतिविज्ञा आवश्यक है। अतः समान गुण के कारण जो प्रतिविज्ञा हो रही है उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उस प्रतिविज्ञा है तभी तो अन्य गुण का विधान कर पा रहे। एक बात और भी इस कारण से उस प्रतिविज्ञा की उपेक्षा नहीं कर सकते। एक कारण तो बता दिया, और क्या कारण है वो बता रहे अपीच इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, अपीच क्या? अप्राप्तांश उपदेशेन वाक्य अर्थवती संजाति। कहीं भी उपनिषद श्रुति का वेद का वाक्य क्या अर्थवान सार्थक हो जाता है? कब? जब वह अप्राप्तांश की प्राप्ति करा देता है, तब वो सार्थक है। और जो अंश प्राप्त है, हम लोगों को पता है, मालूम है, अन्य प्रमाण से प्राप्त है, उसी को यदि वेद बताएगा तो वो सार्थक नहीं कहलाता है। वो एक तो अनुवाद मानना पड़ता है कि नहीं? और व्यर्थ तो कह नहीं सकते। एक बात, अपीच अप्राप्तांश अप्राप्तांश उपदेशेन, है कि नहीं? जैसे उदाहरण, सर्व ईशानत्व अप्राप्तांश है। अग्नि रहस्य ब्राह्मण में शांडिल्य विद्या का विधान है, मनोमयत्वादि गुण भी बताए हैं, किंतु सर्व ईशानत्व गुण नहीं बताया, और बृहदारण्यक में बताया है। तो अप्राप्तांश कौन हुआ? सर्व ईशानत्वादि गुण बताने वाला वाक्य। और कोई भी वाक्य वेद का अप्राप्तांश को प्राप्ति करा देता है, तब वो क्या होता है? सार्थक होता है। पंक्ति देखिए, अपीच अप्राप्तांश उपदेशेन वाक्ये अर्थवती संजाति। वाक्य सार्थक हो जाने पर भी यदि प्राप्तांश परामर्शस्य, तो भी प्राप्तांश का परामर्श हो रहा है, तो अब उसको क्या करेंगे फिर? तो प्राप्तांश परामर्शस्य, यदि प्राप्तांश का भी पुनः परामर्श हो रहा है तो उसको हम लोग मानते हैं नित्य अनुवादतया। वो नित्य अनुवाद है। नित्यानुवादतया अपि उपपद्यमानत्वात्, नित्य अनुवाद के रूप में वो उत्पन्न हो जाता है कि नहीं? प्राप्तांश का परामर्श। तो नित्यानुवाद क्या चीज है भाई? तो नित्यानुवादतया, उसके ऊपर लिखिए, सिद्ध वस्तु का अनुवाद रूप से। सिद्ध वस्तु का अनुवाद रूप से मतलब जो सिद्ध है, पहले कहीं बता चुके हैं, उसका अनुवाद यदि होता है तो नित्य अनुवाद। तो प्राप्तांश परामर्शस्य नित्य अनुवादतया, नित्य अनुवाद होने से भी उपपद्यमानत्व उत्पन्न हो जाता है। अतः मनोमयत्वादि गुणों का क्या कर दिया? बृहदारण्यक में अनुवाद कर दिया, जो कि उधर पड़ा है, इधर अनुवाद कर दिया। उपपद्यमानत्वात् न तद्बलेन प्रत्यभिज्ञा उपेक्षितुं शक्यते, न कान्वय शक्यते के साथ, तद्बलेन प्रत्यभिज्ञा उपेक्षितुं न शक्यते। तद्बलेन, तद्बलेन क्या अर्थ होगा? तद्बलेन शब्द का लिख लीजिए फिर। तद्बलेन मतलब लिखेंगे तद्बलेन बराबर प्राप्तांश परामर्श बलेन। जो प्राप्तांश है उसका पुनः परामर्श हो रहा है, उसके सामर्थ्य से, प्राप्तांश परामर्श बलेन। आगे, प्रत्यभिज्ञा उपेक्षितुं न शक्यते। तो कौन सी प्रत्यभिज्ञा? उस पर भी एक वाक्य लिखिए, सा एव विद्या अत्र, सा एव विद्या अत्र प्रतिपाद्यते, प्रतिपाद्यते इति प्रत्यभिज्ञा।
इति प्रत्यभिज्ञा उपेक्षितुम न शक्यते इत्यर्थः। हो गया। सा एव विद्या अत्र प्रतिपाद्यते, वही विद्या यहाँ पर प्रतिपादन की जा रही है। इति प्रत्यभिज्ञा, इस प्रकार की प्रतिविज्ञा उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, उपेक्षितुम न शक्यते। हो गया ना जी। चलिए, तो क्या हुआ फिर? अग्निरस्य ब्राह्मण बृहदारण्य दोनों जगह बताई हुई शांडिल्य विद्या एक है, किंतु थोड़ा सा टीकाकारों का इसमें किंचित मतभेद है। क्या मतभेद है भाई? तो एक है रत्न प्रभा और एक है न्याय निर्णय। तो न्याय निर्णयकार का मत थोड़ा अलग पड़ता है और रत्न प्रभाकर का मत अलग पड़ता है। रत्न प्रभा टीकाकार का क्या कहते हैं वो? तो अग्निरहस्य ब्राह्मण में गुण विधि है और बृहदारण्यक में प्रधान विधि है। यह मत है न्याय निर्णयकार का। क्या? अग्निरहस्य में गुण विधि उल्टा कर दिया। अभी तक हम लोग क्या बताए? अग्निरहस्य में, अग्निरहस्य ब्राह्मण में प्रधान विधि, विद्या की विधि, और बृहदारण्यक में गुण की विधि। किंतु यह मत है रत्न प्रभा टीकाकार का। और उसका विपरीत अग्निरहस्य में गुण विधि और बृहदारण्यक में प्रधान विधि, मुख्य विधि। ये मत है किसका? न्याय निर्णयकार का। इसलिए बताया, कभी आप टीका को देखेंगे तो उल्टा सुल्टा न लगे, अरे भाई इधर तो ऐसा बताया, इधर तो ऐसा बताया। नहीं, एक ही टीका को देखेंगे और इधर सुनेंगे पाठ तो एक तरह से लगा दिया है, फिर बोलेंगे उल्टा बता दिया, ऐसा न समझे। इसलिए मालूम होना चाहिए। चलिए आगे। तो होगा ये वाक्य पुढे, तस्मात् अत्र समानायाम अपि शाखायाम विद्यैकत्वं गुणोपसंहारः च इति उपपन्नम। लग गया? ये जो वाक्य तस्मात्, तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण। पुनरुक्ति परिहारे सिद्धे, पुनरुक्ति परिहारे सिद्धे फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति। ठीक है, हो गया। पुनरुक्ति का परिहार हो गया। पूर्व पक्ष ने पुनरुक्ति दोष देकर ही तो बताने का प्रयास किया था कि दोनों जगह की विद्या भिन्न भिन्न है, नहीं तो भिन्न भिन्न एक नहीं, एक मानेंगे तो पुनरुक्ति होगी, ऐसा बोला था। कौन? पूर्व पक्षी। और उस पुनरुक्ति का क्या कर दिया? अभी परिहार कर दिया। तो पुनरुक्ति का खंडन कर देने पर फलित क्या निकला? तात्पर्य वो अंतिम दे रहे, तस्मात् अत्र समानायाम अपि शाखायाम, समानायाम एक ही शाखा होने में, होने पर भी, एक ही शाखा है तो भी, विद्यैकत्वम दोनों जगह की विद्या एक है। एक ही शाखा में अलग अलग पड़ी हुई विद्या, अग्निरहस्य और बृहदारण्यक में वो विद्या शांडिल्य विद्या एक ही है। विद्यैकत्वम, और एक विद्या होने के कारण फिर गुणों का उपसंहार, गुणोपसंहार च इति उपपन्नम, ये सब बात उपपन्न हो जाती है, अर्थात युक्ति युक्त हो जाती है। हो गया? तो चलिए, ये 19 नंबर का भाष्य यहाँ पर पूरा होता है और इसके साथ साथ 10 नंबर का अधिकरण भी समाप्त होता है। ठीक है, फिर आगे का जो 11 नंबर का अधिकरण है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।